विशेषकर सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ केपी चौधरी जी कि उत्तर प्रदेश में जो दलितों पर हत्याओं का दौर चल रहा है भाजपा शासित अन्य भी प्रदेशों में, लेकिन खासकर विशेषकर उत्तर प्रदेश में, तो उसके और अभी हाल में एक हाथरस की घटनाएं हुई जिसमें दलित वर्ग की एक बेटी जलाकर मार दी गई। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं कि मानवीय संवेदनाओं के लोग नहीं रहे क्या? इस पे आप थोड़ा प्रकाश डाल लें कि देखिए, ये जो अभी आपने कहा है, अगर भारत के हम इतिहास को देखें जी, तो पूरा भारतवर्ष जातिगत भावना से हर व्यक्ति यहाँ का ग्रस्त है। मेरा ऐसा मानना है कि भारत की भूमि में सांस लेने वाला हर व्यक्ति जातिगत भावना से ग्रस्त होता है। और अनुसूचित जाति जनजाति समाज के मामले में जब चीज़ें तय की जाती हैं तो कुछ चीज़ों को गारंटी माना जाता है, जैसे इनके साथ अन्याय होना, और अन्याय करने वाला सोचता है कि कुछ नहीं होता, करिए आप। जैसे बलात्कार की घटना ही अभी आपने जिक्र किया, जो अभी हाथरस की घटना आपने बताई, उससे पहले, उसके बाद बलरामपुर की घटना, उससे पहले आंध्र प्रदेश में एक लड़की के साथ रेप होना। और ये रेप, कुछ रेप तो रिकॉर्ड हो गए, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि हर 5 मिनट में एक रेप गरीब समाज की बेटी के साथ, औरत के साथ, महिला के साथ होता है। तो ये जो भारत के अंदर सोचने का जो तरीका है, जो मानसिकता एक ऐसी डेवलप हुई है लोगों के अंदर कि इनके साथ कुछ भी करो कुछ नहीं होता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, इस मानसिकता में बदलाव लाने की आवश्यकता है। अब वो समाज जो दबा कुचला माना जाता था, उस समाज में भी डॉक्टर अम्बेडकर जैसे, मान्यवर काशीराम जैसे लोग पैदा हुए हैं, जिन्होंने भारत के भारत के सामाजिक व्यवस्था में भी एक ऐतिहासिक परिवर्तन करके अपने आप को सिद्ध किया है कि हम लोग भी हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में तो पूरे विश्व ने ये माना है कि उनसे पढ़ा लिखा इंसान आज तक पूरे वर्ल्ड में पैदा ही नहीं हुआ है। जो संविधान उन्होंने बना कर दिया, जिससे हम लोग सभी लोग, हमारा पूरा देश संचालित होता है, पूरा देश कंट्रोल्ड होता है, वो भी इसी अनुसूचित जाति जनजाति समाज के हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने बना करके दिया है। भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में महिलाओं के प्रति उनकी जो मैं कहूँगा कि संवेदनशीलता थी, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्होंने हिंदू कोड बिल के माध्यम से भारत की महिलाओं को अधिकार देने का सबसे पहले प्रयास किया, जो कि हिंदू कोड बिल को उस समय तत्कालीन जो उस समय लोकसभा में सांसद थे, मंत्री थे, सरकार थी, उसने उसे सपोर्ट नहीं किया और वो हिंदू कोड बिल लोकसभा के अंदर गिर गया। और इससे क्षुब्ध होकर के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपना पदत्याग कर दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज के अंदर, चाहे संत कबीर की हम बात करें, चाहे ज्योतिबा फूले जी की बात करें, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर की बात करें, चाहे मान्यवर काशीराम जी की बात करें, चाहे संत गुरु रविदास जी की बात करें, इस समाज में ऐसे संत और ऐसे महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने भारत के प्रति अपने कमिटमेंट को हमेशा सिद्ध किया है। भारत को उन्होंने 100% अपनी तरफ से दिया है। अगर डॉक्टर अम्बेडकर जब लंदन पढ़ने गए, अमेरिका पढ़ने गए, तो भारत से उनका प्रेम ही था जो उनको वापस खींच कर लाया। वो चाहते तो बाहर जा कर के सेटल हो सकते थे, लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर भारत में आए, और आने के बाद उन्होंने भारत के विकास के लिए जो भी वो कुछ कर सकते थे उन्होंने किया। मान्यवर काशीराम जी ने सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से देश के अंदर एक ऐसा परिवर्तन किया कि गरीब तबके को, एससी को, एसटी को, ओबीसी को, माइनॉरिटी को उनके हक दिलाने का एक सफलतम प्रयास किया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि भारत के विकास में इस देश के हर व्यक्ति का योगदान है। उसमें अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों का योगदान इसलिए जाता है, इसलिए ज़्यादा बनता है कि ये समाज हर उस काम को करता है जो दूसरे समाज के लोग नहीं करते। जैसे मैला उठाने वाली बात हम करें, शौचालय साफ करने वाली बात करें, गटर खोलने की अगर बात करते हैं, अगर हम खेतों में गेहूं बोने की बात करते हैं, कपास बोने की बात करते हैं, धान बोने की बात करते हैं, शहर के अंदर ईंट उठाने की बात, सरिया उठाने की बात, सड़क बनाने की बात, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने की बात, अगर हम शहरी विकास को बात देखें तो शहरी विकास की बुनियाद में देश के गरीब, अनुसूचित जाति जनजाति, ओबीसी माइनॉरिटीज़ के लोगों का खून और पसीना लगा हुआ है। इसी तरीके से अगर हम देश के कृषि प्रधान बनने की बात करें, तो अगर ये गरीब समाज के लोग खेतों में जाके काम ना करें तो ये देश कृषि प्रधान कभी भी नहीं हो सकता। और ऐसा शांति प्रिय समाज को इस देश के अंदर उनके पास ना रहने के लिए प्रॉपर घर है, ना उनके लिए प्रॉपर एजुकेशन है, ना उनके लिए खाने की कोई प्रॉपर व्यवस्था है, ना वो मजदूरी करते हैं तो उनकी प्रॉपर मजदूरी दी जाती है,
उनके साथ आए दिन अत्याचार चरम सीमा पर हैं। तो इसमें मैं शासकों से निवेदन करना चाहता हूं जी कि अगर आप भारत से प्यार करते हैं, अगर आप भारत देश से प्यार करते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि एक आदमी के एक शरीर की एक हड्डी, हाथ की हड्डी टूट जाए, एक टांग की हड्डी टूट जाए, उसकी एक आंख फूट जाए, उसको कैंसर अगर हो जाए, वो आदमी स्वस्थ कभी नहीं हो सकता। इस एक स्वस्थ शरीर के लिए ज़रूरी है कि उसकी दोनों टांगें भी ठीक हों, उसका पूरा शरीर स्वस्थ हो, उसमें कोई बीमारी ना हो। और अगर आप ये सोचते हैं कि देश की 85% आबादी बीमार रहे और 15% लोग संसाधनों का प्रयोग करके अत्याचार करते रहें, अनाचार करते रहें, बलात्कार करते रहें, लोगों की मजदूरी ना दें, लोगों के साथ रोज़ मारपीट करें, लोगों को नंगा घुमाएं, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप भारत को प्यार नहीं करते। जो लोग ये काम कर रहे हैं वो भारत के हितैषी मैं उनको नहीं मानता हूँ। तो भारत के शासकों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग भारत के सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं, भारत के अंदर जातिगत दुर्भावना फैला करके भारत के अंदर एक अशांति फैलाना चाहते हैं, भारत को आंदोलन की तरफ ढकेलना चाहते हैं, कल्पना करिए अगर ये 85% लोग रूस की क्रांति की तरह, जो रूस में क्रांति हुई, जार जो शासक वहाँ के थे उनके खिलाफ जो क्रांति हुई, अगर ये 85% आबादी सड़कों पर आ जाती है, ये आंदोलन का रास्ता अख्तियार कर लेती है, तो क्या इस देश की पुलिस और मिलिट्री उनको कंट्रोल कर पाएगी? मेरा मानना है शायद नहीं कर पाएगी। इसलिए 15% जो लोग इस देश के संसाधनों पर कब्जा किए हुए हैं, वो इस देश के उद्योगपति भी हैं, वो इस देश के किसान भी हैं, वो इस देश के शहरों में जो बिल्डिंग्स बनी उनके मालिक भी हैं, उनके पास में हर चीज़ है साहब। उसके बावजूद भी जो हमारे समाज के गरीब समाज के लोग इस देश के विकास के लिए उनके घरों में जाके बर्तन मांजते हैं, उनके घर पर ड्राइविंग का काम करते हैं, उनके खेतों में मजदूरी करते हैं, उनका मेला साफ करते हैं, उनके शौचालय साफ करते हैं। अरे हम लोग तो हमारा समाज तो भारत विकास के लिए, भारत के विकास के लिए शत प्रतिशत भाव से, समर्पित भाव से काम कर रहा है। और ऐसे समाज के साथ भी अगर ऐसे अन्याय निरंतर जारी रहेंगे तो एक दिन ऐसा हो सकता है कि इस समाज को भी सड़कों पर आना पड़े, इस समाज को भी आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़े। और अगर ऐसा होता है तो इससे देश का सौहार्द बिगड़ेगा, देश का विकास में रुकावट आएगी, देश के अंदर एक अशांति का वातावरण होगा, जो कि किसी व्यक्ति विशेष के फेवर में भले हो सकता है, लेकिन भारत राष्ट्र के पक्ष में कभी नहीं हो सकता। तो मैं अपील करूँगा कि जो लोग इन घटनाओं को अंजाम देते हैं, जो लोग बलात्कार करते हैं, जो लोग SC ST अनुसूचित जाति जनजाति समाज के साथ, ओबीसी समाज के साथ, माइनॉरिटी समाज के साथ में लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, जो जाति के आधार पर भेदभाव करते हैं, वो मेरे सोच में भारत राष्ट्र के हितैषी नहीं हो सकते। इसलिए उनको अपनी सोच में परिवर्तन लाना चाहिए और भारत राष्ट्र को उनको प्यार करते हुए भारत के हर नागरिक के प्रति उनकी जो जिम्मेदारी है उसका ईमानदारी से उनको पालन करना चाहिए। एक भ्रात भाव भाईचारा बढ़ाना चाहिए, जिससे सब लोग और मजबूती के साथ और एकजुट होकर भारत के विकास की बात करें और आने वाले समय में भारत एक सबल राष्ट्र के रूप में पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरे। सर, एक दूसरा सवाल और है कि जो वर्तमान केंद्र की सरकार चल रही है, क्योंकि आप SC ST फेडरेशन के, ऑल इंडिया ST SC एम्प्लॉय फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी में हैं, तो ऐसी सुनने में आता है कि एम्प्लॉयज़ को, SC ST एम्प्लॉयज़ को इस सरकार में बड़ा परेशानी हो रही है, तो आप उनकी परेशानियों को निराकरण करने के लिए किस तरीके से, किन साधनों से, किस तरीके से उनकी परेशानियों का आप निराकरण करते हैं? देखिए, मेरा कार्यक्षेत्र देश के अनुसूचित जाति जनजाति समाज के जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं, मैं उनका रिप्रेजेंटेशन वर्ष 1997 से अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों के अखिल भारतीय महासंघ यानी ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC ST ऑर्गेनाइजेशंस के ऑल इंडिया सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से वर्ष 1997 यानी 1997 से मैं काम देख रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से, जो भी आपने कहा है कि एक समय था जब देश में राष्ट्रीयकरण का दौर आया, तत्कालीन जो शासक थे भारत के, उन्होंने उचित समझा कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, जनरल इंश्योरेंस का राष्ट्रीयकरण किया जाए। तो उस समय राष्ट्रीयकरण का दौर एक आया, उससे प्राइवेट जो क्षेत्र थे उनको सरकारी क्षेत्र में तब्दील किया गया और वहाँ पर एक आरक्षण की व्यवस्था की गई, बैंकिंग भर्ती बोर्ड बनाए गए, विशेष भर्ती अभियान चलाए गए, देश के गरीब तबके के यानी अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों को सरकार की नौकरियों में आने का एक अवसर वहाँ पर प्रदान किया गया। और उसका नतीजा ये हुआ कि 2 जुलाई 1997 को जो पोस्ट बेस रोस्टर इस भारत में इंट्रोड्यूस हुआ, तो उस दिन भारत सरकार के रोल पर, राज्य सरकारों के रोल पर पूरे देश में करीब 40 लाख लोग ऐसे भाग्यशाली रहे जो बाबा साहब अम्बेडकर के दिए 22.5% के आरक्षण के चलते सरकार की नौकरी में आकर के गरीबी की रेखा से ऊपर आने में कामयाब रहे।
लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वर्तमान सरकारें जो भी रहीं, मैं किसी राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सरकारों की बात कर रहा हूँ, सरकारें जो भी सत्ता में रही उन्होंने निजी क्षेत्र का जो दौर यहाँ पर चलाया, निजीकरण का जो यहाँ पर एक दौर आया है, उसके चलते हुए सरकारी क्षेत्र सिमट कर रह गया है। सरकारी क्षेत्र में नौकरी ना के बराबर बची हैं और निजी क्षेत्र के अंदर आरक्षण की व्यवस्था सरकार ने संविधान में संशोधन करके आज तक नहीं की है। उसका परिणाम ये हुआ कि सरकार के क्षेत्र में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जो भी देश में सरकारें काम कर रही हैं, टोटल मिला के 40 लाख की बजाय आज 10 लाख के आसपास से संख्या बच रही है, जो आने वाले 10 साल के बाद में 2 लाख तक भी जा सकती है। तो मेरा ये कहना है भारत की सरकार से कि अगर निजी क्षेत्र लाना आपकी बाध्यता है तो संविधान में आपने अनेकों संशोधन किए हैं, बहुत सारे कार्य संविधान संशोधन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे आदेशों को हमने पलटने का काम हमारी सरकारों ने किया है। तो मैं ये निवेदन करूंगा सरकार से कि आप निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था करें। बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी के बीच जो पूना पैक्ट हुआ था उसका आदर करते हुए आप लोग निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था अगर आप करेंगे तो जो गरीब तबका है, अनुसूचित जाति, जनजाति और अब तो ओबीसी का आरक्षण भी पिछले दिनों इन्फोर्स हुआ है और गरीब जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं 10% का आरक्षण उनके लिए भी आया है। तो इस सब इस गरीब तबके के विकास के लिए आप निजी क्षेत्र के अंदर इसलिए व्यवस्था करें कि निजी क्षेत्र में जो ज़मीन दी जा रही है वो भी सरकारी जो सरकार की तरफ से निजी क्षेत्र के मालिकों को जो ज़मीन दी जाती है वो भी सस्ते दरों पे दी जाती है और उसके साथ साथ जो बैंकों का लोन है वो भी सरकार का पैसा होता है। ऐसी स्थिति में सरकारी सस्ती ज़मीन भी और सरकार की तरफ से बैंक के लोन भी जो दिए जाते हैं तो उसमें अंततः सरकार का ही संसाधन इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि निजी क्षेत्र में आरक्षण की अविलंब व्यवस्था करे, जिससे गरीब तबका जो देश का अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी जो तबका है वो भी देश की मूलधारा में आ सके और सरकार की नौकरी के साथ साथ निजी क्षेत्र में भी उसको रोजगार के अवसर मिलें और उसको भी गरीबी की रेखा से ऊपर आने का अवसर मिल सके। थैंक यू सर, आपने सारी बात समेट ली हमारी।